students to your SST. Welcome back, students, to your SST class. So we have completed with our first chapter of history. So second chapter we are going to skip for explanation, but I will be sending you the video of it on your WhatsApp group so that you'll be able to know about what all things are there in the chapter. We are directly moving to the third chapter, effects of British rule. So second chapter is not going to come for your semester exam, but I may give assignments, projects, or I may take oral or something of that chapter. So we are not totally skipping that chapter. We will study that chapter, but for examination it's not going to come for your semester exam. But it doesn't mean that it is not an important chapter. I will send you the video of its explanation on your WhatsApp group. You have to watch that video because oral may also come, so be prepared for that. So now let's see our third chapter, effects of British rule. अब सबको पता है कि ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे. उन्होंने हमारे इंडिया पे कई सालों तक राज्य किया, रूल किया, और वो रूल का इफ़ेक्ट हमारे इंडिया पे कैसे हुआ ये तो बेसिक हम जानते ही है, लेकिन डिटेली हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या इफ़ेक्ट हुआ ब्रिटिश रूल का इंडिया पे. सो लेट्स सी. In this chapter, we are going to study the effects of British rule over India. Establishment of East India Company. अब सबसे पहले इफेक्ट देखने के पहले हमको ब्रिटिशर्स आए कैसे वो देखना पड़ेगा, तो ही हम उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ सकेंगे. We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. All the European, including Portuguese, Dutch, French, and British, entered the race of capturing the Indian market. When the British came to India for trade purpose, the Portuguese has already settled here and they gave a bitter resistance. Later, friendly relations developed between them. But to establish the domination over India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers. So क्या हुआ, सबसे पहले इंडिया, ये जो ब्रिटिशर्स थे, यस, सबको हमको पता है कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े. ब्रिटिश को ही हम अंग्रेज़ बोलते हैं बिकॉज दे यूज टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज. यस, इंग्लिश वॉज द मेन लैंग्वेज, सो उनको अंग्रेज़ बोलते थे. सो सबको पता है. लेकिन वो इंडिया में कैसे घुसे ट्रेड के मकसद से. उन्होंने क्या दिखाया कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं. ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. मतलब जो हमारे देश की चीज़ें हैं वो बाहर के देश में बेचना, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो हमारी देश की चीज़ें बाहर बेचना और बाहर की देश की जो चीज़ें हमको लगती है वो हमारे देश में लाना, इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं और उसको ट्रेड बोलते हैं. समझे? जैसे कि कुछ चीज़ें बाहर के देश की अच्छी है, राइट, वो हम हमारे देश में लाते हैं उसको, और जो हमारी देश की अच्छी चीज़ें है वो बाहर देश में जाती है, उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को ट्रेड बोलते हैं. तो उस मकसद से ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में घुसे. उन्होंने बोला कि हमको इंडिया के साथ ट्रेड करना है. यस, सो उस तरीके से उन्होंने अपना वे बनाया इंडिया में आने के लिए. और सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के जो कंट्रीज थे, यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, यस, और यूरोप कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज थे, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़, ये भी ऑलरेडी इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे.
अब डायरेक्टली तो वो ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते। सो ट्रेड उन्होंने अपना मकसद बनाया कि हम ट्रेड करेंगे और वो ट्रेड के थ्रू हम इंडिया में घुसेंगे और इंडिया को डोमिनेट करेंगे, कैप्चर करेंगे। सो ब्रिटिश और इंडिया के बीच ट्रेड शुरू हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स चीज़ों का शुरू हुआ और उस तरीके से ब्रिटिश ने अपना रास्ता बना लिया इंडिया में आने का। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आई, जब ट्रेड शुरू हुआ, तब ऑलरेडी इंडिया में पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच ये ऑलरेडी घुस चुके थे और इसलिए पोर्चुगीज़ को ब्रिटिश का ऐसा घुसना थोड़ा स्टार्टिंग में पसंद नहीं आया, थोड़ा अपोज किया उन्होंने। लेकिन फिर बाद में पोर्चुगीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच में अच्छे रिलेशंस तैयार हो गए। लेकिन इंडिया पे राज करने का जो ब्रिटिशर्स का सपना था वो अभी पूरा नहीं हुआ था या शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि जो बाकी थे फ्रेंच, डच, हाँ, वो अपोज कर रहे थे। भले ही पोर्चुगीज़ को ब्रिटिशर्स ने अपने साइड कर लिया उनके साथ फ्रेंडशिप करके, लेकिन बाकी फ्रेंच, डच ये लोगों ने और जो हमारे लोकल थे, मतलब हमारे इंडिया के भी जो थे राजा रानी तब उस वक्त, उन्होंने भी अपोज किया, इसलिए उनका सपना अभी शुरू नहीं हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिटिश एंड मराठास। Mumbai was the main center of British in Western India. They were trying to acquire the nearby territories, but the Marathas had strong hold over it. After the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for Peshwaship. This led to the entrance of the British in Maratha politics. अब क्या हुआ कि वो ब्रिटिश तो हमारे इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे, बराबर है, तो वो अब राज्य कैसे करेंगे। तो क्या हुआ, उस वक्त पेशवा माधवराव जो थे, सबको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बाद पेशवा रूल आया। यस, पेशवा लोग राज्य कर रहे थे, मराठा रूल। सो मुंबई जो था वो वेस्ट में है, राइट। सो मुंबई को ब्रिटिश लोगों ने अपना मेन सेंटर बना लिया ट्रेड के लिए और फिर उनको वो पूरा वेस्टर्न एरिया जो था, मुंबई से लेकर वो पूरा वेस्ट का जो पार्ट है वो कैप्चर करना था। तो वो कैप्चर करने के लिए तब क्या हुआ, एक सबसे बड़ी गलती कि पेशवा माधवराव जो थे वो उनका डेथ हो गया और फिर उनके डेथ के बाद उनके अंकल जो थे रघुनाथ राव, उनको पेशवा की पदवी चाहिए थी, पेशवा की चेयर, पेशवा की थ्रोन, पेशवा की कुर्सी उनको चाहिए थी और इसके लिए वो ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए। मतलब उन्होंने गद्दारी की और ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए ताकि उनको पेशवा का पद, पेशवा का थ्रोन चाहिए था। और फिर वहाँ से ब्रिटिशर्स लोग का पॉलिटिक्स, मराठा पॉलिटिक्स में एंट्रेंस हुआ उस तरीके से। फिर ड्यूरिंग 1774 to 1818 3 wars were fought between the Marathas and the British। फिर 1774 से लेकर 1818 तक मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 युद्ध हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पॉलिटिक्स में घुसने लगे, राज्य करने के बारे में देखने लगे। आए तो ट्रेड के मकसद से थे लेकिन राज्य करने के बारे में सोचने लगे, इसलिए फिर युद्ध हुआ, 3 वॉर्स हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठास यूनाइटेडली फेस्ड द ब्रिटिश एंड हेंस प्रूव्ड सुपीरियर। और सबसे पहला युद्ध जो हुआ उसमें मराठा जीत गए ब्रिटिशर्स से। In 1782, with the Treaty of Salbai, the first Anglo-Maratha War came to an end। और फिर एंग्लो मराठा वॉर जो था 1782 में सालबाई ट्रीटी के हिसाब से वो खत्म हो गया। सब्सिडरी एलियंस। In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. His objective was to establish the British dominion all over India.
For that, he signed a subsidiary alliance with many Indian rulers. According to this alliance, the Indian rulers were assured to British military help. There were some terms laid on them. The Indian rulers have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. The ruler would not have any alliance with any other power or declare war against any power without the intervention of the British. The ruler would accept a British resident in his state. Some Indian ruler accepted the system and lost their freedom. अब क्या हुआ कि जो वॉर हुए, 3 वॉर तो हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1798 में ब्रिटिश से, यानी कि यूरोप से, ब्रिटेन से एक आदमी आया, वेल्सली नाम, ओके, लॉर्ड वेल्सली, हिज नेम वॉज लॉर्ड वेल्सली, और उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया मीन्स भेजा गया। ब्रिटेन से जब वो आया इंडिया में तो किस पोस्ट को लेकर आया? इंडिया का गवर्नर जनरल, मतलब पूरा इंडिया में ब्रिटिश का जो भी था उसको हाथ में दिया गया था, उसको संभालने के लिए दिया गया था। और उसको ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मकसद क्या था इंडिया में घुसने का, मतलब इंडिया में आने का, कि पूरा इंडिया को उसको रूल करना था। जो हमारे राजा महाराजा थे, मराठी पावर्स थी या और जो थे, उसको ख़त्म करके उसको ब्रिटिश रूल पूरे इंडिया में लेकर आना था। इस मकसद से वो उसको इंडिया में भेजा गया था, इसलिए वो इंडिया में आया था। फिर वो इंडिया में आते ही उसने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस करके एक साइन करवा के लिया राजाओं से, अलग अलग जो राजा थे उसके हिसाब से। मतलब वो सब्सिडरी अलायंस, वो अलायंस क्या था कि वो अलग अलग राजा महाराजाओं को ब्रिटिश लोग उनके आर्मी की हेल्प देंगे, उनकी ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प देंगे, लेकिन उसके बदले में राजाओं ने उनको क्या देना है, ब्रिटिशर्स को उनकी कुछ ज़मीन, उनका वो जिस राज्य में या जहाँ पे राज्य करते हैं उसका थोड़ा हिस्सा ब्रिटिश कंपनी के नाम कर देना था, या फिर कुछ पैसे देने के बदले में, तो ही ब्रिटिश मिलिट्री उनको हेल्प करेगी। और क्या था, और क्या टर्म्स और कंडीशंस था कि the Indian rulers have to maintain British army in their court, और अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश की सेनाओं को भी शामिल करना अपने किंगडम में, अपने राज्य में। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त क्या थी? द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। और अभी सपोज XYZ जगह का एक राजा है, उसने ये ब्रिटिशर्स को पूछे बिना दूसरे राजा महाराजाओं की मदद भी नहीं लेनी है और उनके साथ युद्ध वॉर भी नहीं करना है। ब्रिटिशर्स को पूछना है, उनसे बातचीत करनी है और फिर ही करना है, अपने मन से नहीं कर सकते। ये तीसरी शर्त थी। और चौथी क्या थी? द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट, और उसके राज्य में, उसके जहाँ पे वो राजा, अपने इंडियन राजा जहाँ पे राज करते थे वहाँ ब्रिटिश एक ब्रिटिश रूलर वहाँ पे रहने की इजाज़त। ये ऐसे कुछ टर्म्स और कंडीशंस थे वो अलायंस के, जो लॉर्ड वेल्सली ने इंडिया में आते ही अलग अलग राज्य के अलग अलग राजाओं के साथ साइन कर लिया, मतलब एक डील बना ली। अब ये डील से सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ कि जो इंडिया पे हमारा खुद का राज्य था, हमारे राजा महाराजाओं का, वो अब क्या हुआ, 50-50 हुआ, आधा इनका आधा उनका। मतलब क्या हुआ, 100% जो हमारा रूल था हमारे इंडिया पे, वो हमने हमारे हाथों से ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो ये नुकसान हुआ कि हमने हमारा फ्रीडम खुद ही
गवा दिया 50%। नेक्स्ट, इन 1802 बाजीराव टू साइंड द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। और फिर 1802 में जो बाजीराव सेकेंड थे, पेशवा बाजीराव मल्लाड ने, ही वॉज द फर्स्ट बाजीराव पेशवा। बाजीराव, दिस इज अबाउट बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव टू करके एक थे, वन एक थे जो बाजीराव मस्तानी, जो फेमस स्टोरी हमने देखी वो बाजीराव वन थे और ये बाजीराव टू है। सो बाजीराव टू ने क्या किया, साइंड द सब्सिडियरी अलायंस, उन्होंने भी वो सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर दी। दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। और ये बाजीराव, पेशवा बाजीराव टू जो थे, उन्होंने जो सब्सिडियरी अलायंस साइन की उसको एक फेमस नाम से जाना जाता है, द ट्रीटी ऑफ वसई करके। ओके, तो ये ट्रीटी ऑफ वसई बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई, डील हुई। वो डील को क्या बोला है, सब्सिडियरी अलायंस, ये नाम दिया है। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। लेकिन कुछ मराठा सरदार थे, उन राजा थे, उनको ये डील मतलब ये ट्रीटी मतलब ये डील मंजूर नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि उसके वजह से अपना इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जाने वाला था, इसलिए उन कुछ मराठा सरदार को वो डील मंजूर नहीं थी। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इसके वजह से क्या हुआ, फिर से एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। और फिर ब्रिटिश जीत गए, इसलिए उनका दर्जा, उनका डोमिनेंस, उनका राज्य धीरे धीरे इंडिया पे बढ़ने लगा, क्योंकि वो जीतने लगे। दिस बिकेम intolerable and बाजीराव टू waged a war against the British। और अब ये बाजीराव टू को भी सहन नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स का राज्य, उनका डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और ये बाजीराव, पेशवा बाजीराव टू को भी नामंजूर हुआ और इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, बोल दिया। He was defeated in this battle and in 1818 he surrendered to the British। और लेकिन क्या हुआ, युद्ध तो उन्होंने बाजीराव, पेशवा बाजीराव टू ने युद्ध का ऐलान तो किया, लेकिन वो उसमें जीते नहीं, बल्कि वो उसमें हार गए। ही डिफिटेड, पेशवा बाजीराव टू हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। और इसके वजह से 1888 में उनको पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को सरेंडर होना पड़ा। इन दिस मीन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। और मुगल्स के जो, और इसी दौरान तभी मुगल, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तभी मुगल का भी थोड़ा सा राज्य था, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। ओके, सो क्या हुआ, ब्रिटिश का जो, मुगल लोगों का जो कैपिटल था वो किसके कंट्रोल में चला गया, दौलत राव शिंदे। बाय डिफीटिंग द ट्रूप्स ऑफ शिंदे, जनरल लेक captured the Mughal emperor and gained victory over हिंदुस्तान। और क्या हुआ, तभी ब्रिटिशर्स का जब एंट्रेंस हुआ था और ये अलग अलग जो लॉर्ड वेल्सली अलग अलग डील कर रहे थे, मतलब ट्रीटी साइन कर रहे थे, सब्सिडियरी अलायंस अलग अलग राजाओं से साइन करके उनका 50-50% ले रहे थे। उसी वक्त मुगल का भी रूल इंडिया में था, लेकिन वो मुगल रूल दौलत राव शिंदे ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया और मुगल्स को हरा दिया। और फिर वहाँ पे दौलत राव शिंदे का राज्य चलने लगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दौलत राव शिंदे को भी हरा दिया, डिफीट किया उनके ट्रूप्स को, उनकी सेना को। और पूरी तरीके से जो मुगल को दौलत राव शिंदे ने जो कैप्चर किया था, अब वो
ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। मतलब अब मुगल रूल किसके अंडर चला गया? ब्रिटिश के। मतलब कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश पूरा इंडिया को कैप्चर कर रहे थे। देखो, मराठाओं के साथ भी युद्ध लड़ रहे थे, अलग अलग राजाओं के साथ जाकर डील कर रहे थे और 50% ले रहे थे। साथ में ही मुगल्स का दौलतराव शिंदे की सेना को हराकर मुगल एम्परर भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया इस तरीके से उनके कब्जे में आ गया। इस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है पूरे इंडिया में छा गया। पूरे इंडिया को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे दिमाग से खेल खेल कर very smartly they captured all over India.